हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस पर लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस के कॉन्सेप्ट को जाना था एंड दूसरे लेक्चर में हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन से रिलेटेड एग्जाम्पल को देखा था। आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे जिनमें डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस के कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बार डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करवा देता हूं, फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, कोई मान लीजिए मैंने x एंड y दो क्वांटिटी हैं, तो इन दोनों के बीच अगर हम वो करें रिलेशनशिप स्थापित करें तो वो कैसे करेंगे। अगर बोला जाए इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मीन मैथमेटिकल वे में इसको कैसे लिखेंगे, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल सिंबल। अगर हम इस प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाएंगे तो हमें मिलेगा एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, जिसे k से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो k कहां, वेयर k क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, और डायरेक्ट प्रपोर्शन की कंडीशन ये भी होती है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, अगर x इंक्रीज करेगा तो y भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है कि अगर x डिक्रीज करेगा तो y भी डिक्रीज करेगा। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज करेगी विद अ सेम रेशियो। ओके, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज होगी। तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट होते हैं एक्स एंड वाई में, दो क्वांटिटी के बीच में जो रिलेशन होता है कि एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, दूसरी अगर डिक्रीज हो रही है तो पहली वाली भी डिक्रीज होगी। तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर आता है। ठीक है, अब है इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें भी हम मान लेंगे एक्स एंड वाई दो क्वांटिटी है, बोथ आर नॉन जीरो। ओके, तो अगर बोला जाए कि इफ x इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू y, तो इसको मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे, x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू k अपॉन y, वेयर k क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, इसकी क्या कंडीशन है, इनवर्स प्रोपोर्शन की कंडीशन ये है कि अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। पहली कंडीशन, अगर पहली क्वांटिटी है वो डिक्रीज कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरी क्वांटिटी है वो इंक्रीज करेगी। ओके, हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को जान लिया, इनवर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को जान लिया। हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिनमें डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है। ओके, पहला क्वेश्चन है इफ 4 पेन कॉस्ट 20 रुपीज हाउ मच वुड 6 पेन्स कॉस्ट। तो ओके, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इसमें लगेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स अपॉन नंबर ऑफ पेन्स, दिस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स अपॉन नंबर ऑफ पेन्स। दिस इंप्लाइज कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स कितनी है 20, नंबर ऑफ पेन्स कितनी है 4। ओके, कॉस्ट ऑफ 6 पेन्स निकालनी है हमें, तो हमने मान लिया कि जो कॉस्ट ऑफ 6 पेन है वो कितनी है x। ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स कितनी है 6, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमें मिलेगा 4 इंटू एक्स, दिस इक्वल टू 20 इंटू 6, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 120 अपॉन 4, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 30। ठीक है, जो 6 पेन है उनकी कॉस्ट कितनी आई 30 रुपीज। जैसे 20 रुपीज में कितनी पेन आ रही थी 4, 30 रुपीज में कितनी पेन आई 6,
तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी। ओके, जैसे 4 पेन की कीमत कितनी थी, 20 रुपए, तो नंबर ऑफ पेन्स हमने इंक्रीज किया, कितना कर दिया, 4 की जगह 6, तो कॉस्ट ऑफ पेन्स कितनी हो जाएगी, 30 रुपीज। तो अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है, और अगर एक क्वांटिटी अगर डिक्रीज होगी तो उसके रिस्पेक्ट में भी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। ये कॉन्सेप्ट होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शंस का। ओके, तो इसमें क्या है कि क्वांटिटी इंक्रीज होने के साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ पेन्स की संख्या बढ़ने के साथ साथ तो कॉस्ट ऑफ पेन्स इंक्रीज हो रही है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2। इफ 5 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ जॉब इन 15 days, हाउ मेनी डेज would it take for 8 workers to complete the same job? Solution. तो नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। ओके, तो हमें मिल जाएगा वर्कर्स इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन डेज। ठीक है, वेयर कांस्टेंट मीन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ओके, तो यहां से हमें मिल जाएगा वर्कर्स इनटू डेज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, तो वर्कर कितने गिवन है, 5, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 15, तो इससे हमें मिल जाएगी कांस्टेंट की वैल्यू। तो कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 15 दिस इक्वल टू 75। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई, 75। हम क्या करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, रिलेशन वर्कर्स इंटू डेज इक्वल टू 75। दिस इंप्लाइज डेज इक्वल टू 75 अपॉन वर्कर्स। ठीक है, डेज हमको निकालने हैं तो 75, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं टोटल, 8 हो गया। दिस इंप्लाइज डेज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9.3 डेज। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 hours. ओके, हाउ लॉन्ग will it take to travel a distance of 540 kilometer at the same speed? ओके, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अपने को फॉर्मूला बताया कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस इंप्लाइज स्पीड इंटू टाइम, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां से हम रिलेशन एक फाइंड कर सकते हैं कि जो टाइम है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। ठीक है, स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। बट प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम इस वाले रिलेशन को यूज करेंगे। क्या है, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इनटू डिस्टेंस। ये कांस्टेंट मींस क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम अपॉन डिस्टेंस। टाइम कितना है, 5 hours, और डिस्टेंस कितनी है, 360 किलोमीटर। तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आई, 5/360, दिस इज इक्वल टू 1/72। ओके, जब कांस्टेंट की वैल्यू हमें मिल गई तो हम कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो टाइम इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, टाइम इक्वल टू 1/72 इंटू डिस्टेंस। ओके, दिस इंप्लाइज टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/72, डिस्टेंस कितनी गिवन है, 540। ओके, ठीक है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 2, 7,
0, इसको डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 36। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 1 3 5। इसको डिवाइड करेंगे 2 से मिलेगा हमको 18। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने पर हमको x की वैल्यू कितनी मिलती है 7.5। ओके, जो नंबर ऑफ आवर्स है वो कितना मिलेगा हमको 7.5 आवर्स। ठीक है, तो इसमें कौन से कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है प्रॉब्लम नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम 4, इफ इट टेक्स 6 वर्कर्स टू बिल्ड अ वॉल इन 8 days, हाउ मेनी डेज विल इट टेक 12 वर्कर्स टू बिल्ड द सेम वॉल। सॉल्यूशन देखते हैं। पता है हमें कि नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, नंबर ऑफ डेज। ओके, हम जब प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाए, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमको मिलेगा प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, हो जाएगा वर्कर इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन डेज। तो हमें कांस्टेंट इक्वल टू क्या मिल गया, वर्कर्स इनटू डेज। ठीक है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो कितने वर्कर्स गिवन है, 6 वर्कर गिवन है, 8 डेज है, तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट इक्वल टू 6 इंटू 8। ओके, हम मान लेंगे नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर 12 वर्कर्स, एक्स मान लिया। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन मिलेगा 12 इंटू एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। अब क्या मिल जाएगा हमको रिलेशन फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या मिलेगा 6 इंटू 8 इक्वल टू 12 इंटू एक्स। क्या मिलेगा x इक्वल टू 48/12, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4 डेज। तो नंबर ऑफ डेज कितने हैं 4, तो अगर उसी काम को 12 लोग करें तो 4 दिन लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है, इफ इट टेक्स 15 days फॉर 8 वर्कर्स टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, हाउ मेनी वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 10 days। तो ये भी प्रॉब्लम नंबर 4 के जैसे है, तो इसका सॉल्यूशन भी सिमिलरली करेंगे हम। सॉल्यूशन क्या, हमको रिलेशन मिला था कांस्टेंट इक्वल टू वर्कर्स इनटू डेज। ओके, तो कांस्टेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब हम वर्कर्स रख देंगे 8 वर्कर्स 15 डेज, तो 8 इंटू 15 दिस इक्वल टू 120। ठीक है, हम क्या करेंगे कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको वर्कर्स इंटू डेज दिस इक्वल टू 120। हमें क्या निकालना है, 10 डेज गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं, तो वर्कर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला 120 अपॉन डेज, दिस इंप्लाइज वर्कर्स इक्वल टू 120 अपॉन डेज कितने 10, तो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आ गए 12। ओके, तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 5 का सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है, अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 6 आवर्स। ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द कार टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 540 किलोमीटर। सॉल्यूशन देखते हैं। एक फॉर्मूला सबको ही पता होगा, मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है कि स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में रिलेशन क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, तो हमें डिस्टेंस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, टाइम इंटू स्पीड। तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट इनटू टाइम। ओके,
तो पहले क्या क्या डिस्टेंस गिवन है, D1 इक्वल टू गिवन है 360 किलोमीटर, और टाइम कितना है, T1 इक्वल टू कितना गिरा है 6 आवर्स। ओके, D2 कितनी गिवन है 540 किलोमीटर, और T2 हमको निकालना है, टाइम निकालना है, तो T2 हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा D1 अपॉन T1 दिस इक्वल टू D2 अपॉन T2। ओके, दिस इंप्लाइज D1 की वैल्यू कितनी है 360, T1 की वैल्यू कितनी है 6, दिस इक्वल टू D2 की वैल्यू 540, T2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो दिस इंप्लाइज T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 540 इंटू 6 अपॉन 360, 60 डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 60, दिस इंप्लाइज 540 अपॉन 60, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें 54/6, दिस इक्वल टू 9 आवर्स। T2 की वैल्यू कितनी आई है 9 आवर्स। ओके, प्रॉब्लम नंबर 7 देखेंगे। इफ 8 पेन कॉस्ट टू 40 रुपीज, हाउ मच डू 4 पेन कॉस्ट। ये प्रॉब्लम नंबर 1 की तरह है, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स अपॉन नंबर ऑफ पेन्स, दिस इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स अपॉन नंबर ऑफ पेन्स। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स की कितनी गिवन है 240, नंबर ऑफ पेन्स कितनी है 8, कॉस्ट हमको निकालनी है। ठीक है, तो इसको x मान लिया कॉस्ट ऑफ पेन्स को, ठीक है, से अपॉन नंबर ऑफ पेन्स कितनी थी 4, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इंटू x इक्वल टू हो जाएगा 240 इंटू 4 अपॉन 8, x इक्वल टू होगा 30 इंटू 4, x की वैल्यू कितनी आएगी 120, तो जो 4 पेन है उनकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 120 रुपीज। ओके, अब प्रॉब्लम नंबर 8 देखते हैं। इफ 5 बुक्स कॉस्ट 500 रुपीज, हाउ मच डू 15 बुक्स कॉस्ट। तो ये भी प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसी है, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या लगेगा, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स अपॉन नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 15 बुक अपॉन नंबर ऑफ बुक्स। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स कितनी गिवन है 500, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 5, कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स हमें निकालनी है, तो मान लिया एक्स है कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स की कीमत, तो ठीक है, और नंबर ऑफ बुक्स कितनी है 15, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स दिस इक्वल टू 15 इंटू 500, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 15 इंटू 500 अपॉन 5, तो x इक्वल टू क्या मिला 3 इंटू 500, x की वैल्यू कितनी मिली 1500, तो जो 15 बुक्स की जो कॉस्ट है वो कितनी आएगी 1500। ओके, प्रॉब्लम 9 देखते हैं। A and B together can complete a task in 8 days while A alone can complete the same task in 12 days. How many days will B alone take to complete the task? ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। एक किसी टास्क को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है 12 डेज में, तो वर्क रेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, वर्क रेट ऑफ ए कितना हो जाएगा 1/12 पार्ट ऑफ द टास्क। ओके, कंबाइन वर्क रेट ऑफ ए प्लस बी क्या आ जाएगा, कंबाइन ए एंड बी का जो कंबाइन वर्क रेट है वो कितना आएगा, ए एंड बी 8 दिन में उस टास्क को कंप्लीट कर देते हैं, तो वर्क रेट कितना आ जाएगा 1/8 पार्ट ऑफ टास्क पर डे। ओके, अब कंबाइन वर्क रेट ऑफ ए एंड बी क्या होता है, वर्क रेट ऑफ ए प्लस वर्क रेट ऑफ बी। ओके, हमें कंबाइन वर्क रेट ऑफ ए एंड बी पता है, ओके, वर्क रेट ऑफ ए पता है, और वर्क रेट ऑफ बी निकालना है, तो वर्क रेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, कंबाइन वर्क रेट ऑफ ए एंड बी
माइनस वर्क रेट ऑफ ए। तो कंबाइन वर्क रेट ऑफ ए एंड बी कितना है 1/8। वर्क रेट ऑफ ए क्या है 1/12 दिस इक्वल टू 3 माइनस 2/24 दिस इक्वल टू 1/24। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इन डेज में कितना हो जाएगा 1 अपॉन वर्क रेट ऑफ बी, बी के द्वारा लिया गया समय 1 अपॉन 1/24 दिस इक्वल टू 24 डेज। ओके, तो अगर बी इस टास्क को अकेले करे तो उसको 24 डेज लग जाएंगे टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10। क्या है प्रॉब्लम 10? द प्राइस ऑफ अ बुक इज इंक्रीज बाय 25%। Why what percentage should the new price be reduced to bring it back to the original price? ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। हम मान लेंगे कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितनी है p यूनिट। ओके, कितने परसेंट इंक्रीज किया गया है तो p 25% इंक्रीज किया गया है, तो क्या हो जाएगा न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी ओरिजिनल प्राइस प्लस 25% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, तो 25% ऑफ p कितना हो जाएगा 25 अपॉन 100 इंटू पी दिस इक्वल टू 0.25 पी। तो न्यू प्राइस कितनी हो जाएगी ओरिजिनल प्राइस प्लस परसेंटेज इंक्रीज, तो p प्लस 0.25 पी दिस इक्वल टू 1.25 पी। ये आ गई है न्यू प्राइस। ओके, अब क्या है कि जो न्यू प्राइस है वो क्या की रिड्यूस की गई है। ठीक है, कितनी रिड्यूस की गई, मान लिया मैंने x% रिड्यूस की गई है, ठीक है, उसे ओरिजिनल प्राइस बनाने के लिए। तो रिडक्शन ऑफ x% ऑन द न्यू प्राइस इज क्या हो जाएगा, न्यू प्राइस कितनी है 1.25 पी, इसमें कितने परसेंट का रिडक्शन है x%, तो x% ऑफ 1.25 पी, तो क्या हो जाएगा x अपॉन 100 इंटू 1.25 पी। ठीक है, तो रिडक्शन के बाद प्राइस क्या हो जाएगा 1.25 पी माइनस x अपॉन 100 इंटू 1.25 पी। ठीक है, हमको इक्वेशन मिलेगी 1.25 पी माइनस एक्स अपॉन 100 इंटू 1.25 पी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1.25 पी माइनस 0.0125 एक्स पी इक्वल टू पी। हम क्या करेंगे पी के टर्म को एक तरफ लाएंगे, बाकी के अदर टर्म को एक तरफ लाएंगे, तो मिला 1.25 पी माइनस पी दिस इक्वल टू 0.0125 एक्स पी। ओके, क्या मिला हमें 0.25 पी दिस इक्वल टू 0.0125 एक्स पी। तो एक्स इक्वल टू क्या मिला हमें 0.25 अपॉन 0.0125 पी। पी से पी कैंसिल हो गया, ऊपर क्या होगा 25 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन में 125 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2500 अपॉन 125 दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 20। ठीक है, तो 20 जब x की वैल्यू 20 आई है, ठीक है, तो क्या माना था न्यू प्राइस रिड्यूस कितना माना था x%, तो x की वैल्यू हमने रख दी है 20, तो कितने परसेंट रिड्यूस हुआ 20%। ओके, प्रॉब्लम नंबर 11 देखते हैं आप। लैपटॉप इज सोल्ड एज अ डिस्काउंट ऑफ 15% एंड देन द डिस्काउंटेड लैपटॉप इज सोल्ड फॉर 20% मोर देन इट्स डिस्काउंटेड प्राइस, फाइंड द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेंगे कि ओरिजिनल प्राइस है वो लैपटॉप की वो कितनी है p यूनिट। ओके, तो कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया है 15%, तो हम क्या निकालेंगे डिस्काउंट प्राइस कितना निकालेंगे, तो 15% ऑफ p निकालेंगे सबसे पहले, तो 15% ऑफ p कितना होगा 15 अपॉन 100 इंटू पी दिस इक्वल टू 0.15 p। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस को घटाने के बाद जो भी अमाउंट हमको देना होगा वो क्या होगा p माइनस 0.15 पी दिस इक्वल टू 0.85 पी। अब ये आ गया हमारा डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ लैपटॉप। आप क्या कर रहे हैं कि डिस्काउंटेड लैपटॉप है उस पर 20% जो अमाउंट है उसको हाइक कर दिया गया है डिस्काउंटेड प्राइस को, तो हम निकालेंगे 20% ऑफ 0.85 पी, तो क्या आ जाएगा 20% ऑफ 0.85 पी दिस इक्वल टू 0.17 पी। तो प्राइस क्या हो जाएगा 0.85 पी प्लस 0.17 पी दिस इक्वल टू 1.02 पी। ओके, हम क्या निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन निकालेंगे सेलिंग प्राइस एंड ओरिजिनल प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना आया 1.02 पी और ओरिजिनल प्राइस कितना था p, तो क्या मिला हमें 1.02 पी माइनस पी दिस इक्वल टू 0.02 पी। हम कैसे पता करेंगे कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, तो आपको मैं कंडीशन बता दे रहा हूं कि प्रॉफिट कब होगा लॉस कब होगा। इफ सेलिंग
प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तब को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ओके, इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, इस केस में होगा लॉस। ठीक है, तो हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। तो डिफरेंस इन प्राइस कितना आ गया, 0.02 पी। तो 0.02 पी अपॉन पी इंटू 100 इक्वल टू 2%। तो ओवरऑल जो क्या हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ। इसमें क्या था, सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो 2% आया, 2% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12। द प्राइस ऑफ अ कार इज इंक्रीज बाई 10% एंड इट्स वैल्यू डिक्रीज बाई 20% एनुअली। फाइंड द इफेक्टिव परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कार आफ्टर 2 years। ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेंगे कि जो इनिशियल प्राइस है या ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार कितनी है, पी यूनिट मान ली। ओके, तो क्या है, जो कार के प्राइस है वो इंक्रीज हुए कितने, 10%। तो 10% ऑफ पी निकालेंगे, 10% ऑफ पी कितना हो जाएगा, 10 अपॉन 100 इंटू पी इक्वल टू 1/10 इंटू पी इक्वल टू 0.10 पी। ओके, ये आ गया है 10% ऑफ पी। ठीक है, 10% ऑफ पी के बाद जो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा, P प्लस 10% ऑफ P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1.10 P। ठीक है, द कार वैल्यू डिक्रीज बाई 20%। पहले साल में क्या था कि जो वैल्यू है वो 20% डिक्रीज होगी एनुअली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.20 इंटू 1.10 P इक्वल टू 0.22 P। तो दी वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर के बाद कार की जो वैल्यू या प्राइस कितनी हो जाएगी, 1.10 P माइनस 0.22 P इक्वल टू 0.88 P। ओके, अब क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में क्या होगा कि जो कार की जो प्राइस है वो अगेन डिक्रीज होती है 20%। ओके, तो हम निकालेंगे 20% ऑफ 0.88 P। तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को लिख सकते हैं 20 अपॉन 100 इक्वल टू 0.20। ओके, तो 20% ऑफ 0.88 P दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.176 P। ओके, तो वैल्यू क्या हो जाएगी कार की 2 साल बाद, तो 0.88 P माइनस 0.176 P दिस इक्वल टू 0.704 P। ओके, हमें निकालना है इफेक्टिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस हमने कितनी मानी थी, P, और 2 साल बाद जो कार की जो प्राइस कितनी आई, 0.704 P। ठीक है, चेंज इन वैल्यू कितना आया, 0.704 P माइनस P इक्वल टू माइनस का 0.296 P। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस P थी, 2 साल के बाद प्राइस क्या हुआ, प्राइस आफ्टर 2 years 0.704 P। ठीक है, अब हमें देखना होगा कि हमको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। तो अगर ये ओरिजिनल प्राइस को हम मान लेंगे कॉस्ट प्राइस, और 2 साल बाद जो प्राइस होगी कितना, इसको सेलिंग प्राइस मान लिया मैंने। ठीक है, तो इस केस में क्या है, सेलिंग प्राइस है, क्या है, सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। तो इस केस में क्या होगा, लॉस होगा। ओके, तो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, चेंज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। तो ये हो गया माइनस का 0.296 P अपॉन P इंटू 100 दिस इक्वल टू माइनस का 29.6% क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज क्या होगा, डिक्रीज मीन्स कम, कम मीन्स लॉस ही होगा ना, तो लॉस होगा। इफेक्टिव परसेंटेज चेंज होगा तो 29.6% लॉस होगा कार की प्राइस में 2 साल बाद। ओके, ठीक है, प्रॉब्लम 13 देखते हैं। इफ 10 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट इन 12 days, ओके, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 6 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम प्रोजेक्ट। सॉल्यूशन देखते हैं। वर्कर्स क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको, वर्कर्स इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन डेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वर्कर्स इनटू डेज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, हम मान लेंगे कि लेट एक्स बी
the number of days required for 6 वर्कर। ठीक है, तो इससे क्या कंडीशन हमको मिलेगी, 10 into 12 दिस इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, दूसरी कंडीशन मिलेगी हमको 6 into x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 1 एंड 2 को कंबाइन करने पर हमको मिला 10 into 12 दिस इक्वल टू 6 into x। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 10 into 12 अपॉन 6। 10 into 12 क्या हो गया, 120 अपॉन 6। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 20। तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे, 20। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिनमें डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और ऐसे ही हम आगे दो से 3 लेक्चर और लेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस पर, जिनमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे, उनके सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।